Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 4 की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि अभी आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से काफी सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है। मैं मतलब 2-3 जो क्लासेस है काफी इसके बारे में मैंने बताया है और आज सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। बच्चे खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हो रहे हैं। ठीक, कुछ दुखी भी है, तो जो दुखी है वो तो ठीक है, दुख हो रहा है उनको। बाकी जो खुश है हो सकता हो कि शायद उनको थोड़ा चांस मिल जाएगा याद करने का। तो बेसिकली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं अभी वो रद्द हैं। ठीक है, वो अभी मतलब 1 महीने मई तक के लिए आप ये समझिए पूरी तरीके से रद्द हैं। तो आप लोगों को काफी समय मिल रहा है। तो मेरा बस आपसे इतना कहना है कि उस समय को आप यूटिलाइज करिए। ठीक है, पढ़िए, जितना समय आप पढ़ने में लगाएंगे उतना ज्यादा आपका भला होगा। ठीक, चलिए पाठशाला की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको अगर मैं बात करूं 6वीं के खा क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। कह रहा है कि अनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अनुवांशिक कूट देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के प्रोसेस के लिए या प्रक्रिया के लिए बेसिकली कुछ जो हम ये कहें कि कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कोडॉन के रूप में निहित होते हैं। ये संदेश एमआरएनए तक पहुंचते हैं, इसी को जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए प्रोटीन संश्लेषण के प्रोसेस में ऐसी चीजें होती हैं। कह रहा है इसकी 4 विशेषताएं। देखिए आप 4 क्या 8, 10, 12 बहुत सारे ले सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, वो जो प्रोसेस है उसमें आप सबसे पहले बता सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोई भी संदेश कोडॉन के रूप में निहित होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रोटीन संश्लेषण के लिए 4 की पावर 3 यानी कि 64 कोडॉन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 61 कोडॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इनमें से 3 कोडॉन जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, एंड कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, ये सारे कोडॉन प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं और इन कोडॉन को बेटा हम लोग ये नाम से जानते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद आप ये याद रखेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है सबसे पहले ये क्या करता है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, 5वां पॉइंट। तो ये याद रखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये आप बता सकते हैं। कैसा 6वां पॉइंट हो गया। 7वें पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि ये क्रिया जो होती है वो सबसे पहले संदेश एमआरएनए से आएंगे और एमआरएनए से टीआरएनए पे आएंगे, ट्रांसफर होगा संदेश और फिर आरएनए या राइबोसोम पर आते हैं, तब ये क्रिया संपूर्ण होती है और बाद में एक एमिनो सिंथेटेज एंजाइम होता है, वो क्या होगा, बनेगा और बनने के बाद उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कितने पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट। तो आप ये इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड के रूप में 20 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण होता है। इसी को ही प्रोटीन संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं। क्या होता है, 8वां। तो पूछे 4 गए थे, बता मैंने 8 दिए। आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी 4 बेटा लिख सकते हैं। कह रहा है कि जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक ऐसे रसायन, ठीक है, या ऐसे जीव जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब ये उर्वरक का काम क्या होता है बेटा, देखिए गर्मी बहुत है। अब ये उर्वरक का ये काम होता है कि ये भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। उपजाऊ क्षमता बढ़ने से क्या होता है,
भूमि में या फसल का जो उत्पादन हो रहा उच्चतम प्रकार की नस्ल प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही? क्या प्राप्त होती है? उच्चतम प्रकार की नस्ल प्राप्त होती है। तो ये बात याद रखेंगे। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि इसमें बहुत सारे रसायन भी होते हैं। देखिए एक बात आप याद रखिए जो सबसे महत्वपूर्ण, जब हम कोई चीज कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ठीक है, और तो वो रासायनिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है, और जब हम प्राकृतिक रूप से बनाते हैं तो उसमें कुछ मतलब जीव पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो बात हो रही है वो ये है कि यहाँ पे रसायन भी होते हैं जिनका हम छिड़काव कर दें, जो यानी कि वो हार्मोन के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी कीटनाशक पीड़कनाशक इन सब के मतलब इनको रोकेंगे तो फसल उत्पादन अच्छा होगा बेसिकली। तो यही बात है। तो इन सब को भी अगर हम छिड़काव करते हैं तो उससे भी फसल का उत्पादन अच्छा होता है, चाहे वो कोई फसल हो, ठीक हो, चाहे सोना हो चाहे कोई भी हो, ठीक, 555 हो या कोई अनदर हो, ठीक है। तो बहुत सारी फसलें होती हैं, ठीक है, गेहूं की है, चना की है, जौ की है, बाजरा की है। तो ये सारे आपको प्रोसेस याद रखने। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमेशा स्वस्थ रहें, ठीक है, अच्छा सोचें। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।